एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपके MED 8 है और जो टॉपिक का नाम है वह है बहुराष्ट्रीय निगम, परादेशीय निगम एवं विकासशील देश। और जो बुक का नाम है इसको भूमंडलीय एवं पर्यावरण बोलते हैं और ये चैप्टर आपका 4th है। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 चैप्टर्स जो हैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और देखिए, मैं सोचूं कि इसी बुक से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो मैं कल इस की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो और उससे भी कुछ क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हो। और अगर आप जिसकी मैं 2-4 वीडियो सोची अपलोड कर दूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, अगर आप वह करके चल जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर वाइज मैं बना भी रही हूँ, परंतु आपके एग्ज़ाम तक मेरे को लगता नहीं है कि सारे चैप्टर कवर हो पाएंगे, क्योंकि फिर मेरे को और भी वीडियो बनानी पड़ती है। तो मेरी जितनी कोशिश है मैं कर तो रही हूँ कि आपके सारे चैप्टर जल्द से जल्द कवर करा दूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोचो कि सब वीडियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करा दूँ, ताकि आप सब जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे नंबर से पास हो सके और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले है परिचय, और प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपका अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिस प्रकार से आप अपना सपोर्ट मेरे साथ रखे हैं इसी प्रकार से मेरे को हमेशा मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो देखिए परिचय में क्या बता रहे हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। हमने ये पढ़ लिया 3 चैप्टरों के अंदर। तो ये बता रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं और जो पारदेशीय जो निगम होते हैं वो पर्यावरण पर किस प्रकार से असर डाल रहे हैं। मतलब कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो किस प्रकार से पर्यावरण पर असर डाल रही है या उसको प्रभावित कर रही है। और हम ये पढ़ेंगे कि उत्तरी दक्षिणी और जो विभाग, मतलब उत्तरी दक्षिण जो भाग है उस प्रकार कैसे उन पर असर पड़ा है, उत्तरी दक्षिण पे अलग अलग प्रभाव है, किस प्रकार से है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। आगे देखिए और ये बता रहे हैं कि जो विकासशील देश होते हैं वो देश अपने प्रगति के पथ पर हैं, परंतु उनका जो केंद्र है वो विकासशील देशों से अलग है। देखिए जो विकासशील देश है जो अपना विकास कर रहे हैं वो प्रगति कर रहे हैं अपनी, परंतु उनका जो उद्देश्य है और जो केंद्र है वो विकसित देश है जो विकसित हो चुके हैं उनसे अलग हैं। आगे बता रहे जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं उन क्या हो रहा है, और जो फैक्ट्रियाँ बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है। जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, कंपनियाँ होती है, जो फैक्ट्रियाँ होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और बता रहे हैं आगे कि व्यापार और पर्यावरण को पहले एक दूसरे का विपरीत समझा जाता था कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। अगर आपको व्यापार करना है तो आप पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख सकते, अगर आपको पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो आप विकास नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। परंतु अब ये धारणा जो है ये चेंज हो चुकी है। अब ये सोचा जाता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कैसे हम अपना व्यापार करें और कैसे हम अपना मुनाफा कमाएं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं जो विश्वव्यापी आर्थिक सहभागिता पर बहुत सारे खंडों पर असर पड़ा। बोला जो विश्वव्यापी आर्थिक सहभागिता होती है उससे बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ा है, जैसे कि जो जनसंख्या होती है उसमें वृद्धि हुई है, और जो आपकी वस्तुओं की खपत होती है उसमें वृद्धि हुई है। और बता रहे हैं कि जो बहुराष्ट्रीय जो निगम होता है उससे नए उदार आर्थिक विश्वव्यापीकरण फैला है। जो उदार आर्थिक विश्वव्यापीकरण है वो फैला है। तो बता रहे पिछले कुछ सालों से जो विकसित और विकसित देश है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि राष्ट्रीय संघ ने पर्यावरण संरक्षण तथा दीर्घकालीन विकास के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे को प्रमुख मुद्दा माना है। कि ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है कि पर्यावरण जो है उसके संरक्षण के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे कि बता रहे हैं कि जो पर्यावरण संबंधित जो समस्या होती है उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। और बता रहे जो प्राकृतिक वस्तुओं के संरक्षण, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उनके संरक्षण से संबंधित विकास डाला जा रहा है। और जैसे कि पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उससे संबंधित, और जैसे कि जंगल, जैव विविधता और अंधेरे प्रदेश और जो प्रवासी जातियाँ होती हैं इन सब के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। अब ये सब मुद्दे उठ रहे हैं और ये प्रमुख हो चुके हैं अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं।
बोल रहे हैं, परंतु जो बड़े बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं और प्रादेशिक निगम होते हैं लगातार क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग जानकारी बढ़ाने व पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं बस। अब आगे देखिए हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है उत्तरी दक्षिणी विभाजन। और देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि, और मैंने अभी देखा था हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे उन्होंने लिखा भी था कि उत्तरी दक्षिण विभाजन के बारे में बताइए, इस पे बारे में टिप्पणी करिए। तो देखिए मैं आपको बताती भी रहूँगी इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो भी आपको बता दूंगी ताकि आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ सकें। तो देखिए उत्तरी दक्षिण विभाजन में क्या बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं कि उत्तरी और दक्षिण विभाजन द्वारा हम द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक असर जान सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक असर पड़ा देशों के ऊपर, उसमें क्या हुआ कि उत्तरी और दक्षिणी विभाजन हो गया देशों का। और बता रहे हैं कि अमीर देश या फिर जो देश प्रगति कर चुके हैं, देखिए विकसित देश वो होते हैं जो प्रगति कर चुके हैं, ठीक है, विकसित हो चुके हैं, और विकासशील देश वो होते हैं जो अभी विकास कर रहे हैं, अभी जारी है उनका विकास। तो बोल रहे हैं कि जो उत्तरी देश है वो विकसित हो चुके हैं, प्रगति कर चुके हैं, उन्होंने एक समुदाय बनाया है जिसका नाम है G8। इसको G8 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि अभी आगे बताएंगे कि कौन से देश हैं। और देखिए बोले जो विकासशील देश है जो अभी विकास कर ही रहे हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया है, समुदाय का नाम है G77 या G77 कहते हैं। आगे देखिए बता रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या चाहते थे कि राष्ट्रीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच की दूरी को घटाया चाहते थे, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसको घटाना चाहते थे। ये सोचते थे कि वैश्वीकरण अगर आएगा तो उसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो राष्ट्रीय व्यापार होता है, इसके बीच की दूरी हट जाएगी। आगे देखिए बोले जिससे कि हर राष्ट्र अपना लाभ उठा सकेगा। बोले जो दक्षिणी राज्य होते थे उनको उत्तरी राज्यों से पैसा लेना या फिर जिसको लोन बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, ये सब लेना बहुत ही कठिन था। और बोले साथ ही आर्थिक साम्राज्यवाद से बचना भी एक चुनौती था। देखिए बता रहे हैं कि 70% जैव विविधता 12 राष्ट्रों में संचित है। खाली जो 70% होती है वो 12 राष्ट्रों में ही मिल रखी है जैव विविधता, और वो जिसके नाम बता रहे मैक्सिको, कम्बोडिया और ब्राज़ील है, ऐसे भारत है, चीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब नाम बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है। बुरे परंतु क्या है कि बहुत से राष्ट्रों के पास आर्थिक कमी होने के कारण वह इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। देखिए जैव विविधता जो है वो इन देशों के पास है 70%, परंतु ये देश गरीब हैं जिसके कारण वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आगे देखिए जैसे कि जनसंख्या संरक्षण और स्वास्थ्य दूसरी बाधा थी। बोले जनसंख्या संरक्षण और स्वास्थ्य ये बड़ी बाधा है इन देशों के अंदर। हो रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है। जैसे कि जो अमीर देश है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और इसका मेन कारण है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और जो बहुराष्ट्रीय निगम है और परादेशीय जो निगम है, उन्हों के कारण ये सब हो रहा है। और बोल रहे जो वैश्वीकरण का प्रमुख लाभ है वो परादेशी निगम का है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परादेशी निगम आर्थिक वैश्वीकरण के नव उदार युग में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका, ये जो पॉइंट है इसके भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपका एक है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो आपका परादेशीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती है वो नव उदार युग में किस प्रकार से अब चल रही हैं, मतलब कि क्या उसका प्रभाव पड़ा है। तो देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। बोल रहे कि ये क्या कर रहा है, ये बोल रहे कि वैश्वीकरण निगम वैश्विक को वैश्विक बना रहा है, मतलब कि वैश्वीकरण निगम को वैश्विक बना रहा है जिससे कि वैश्वीकरण व्यापार की जो बाधाएं हैं वो हटी जा सके, जो वैश्वीकरण रूप से जो व्यापार में बाधाएं आती हैं वो हट जाए। और बोल रहे कि निगमों को किफ़ायती दामों पर अपना उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित दे रहा है। जो परादेशी निगम है ये क्या कर रहा है कि प्रोत्साहित कर रहा है कि आप अपना उत्पादन कर सके। आगे देखिए जो परादेशी निगम होता है ये एक सीमा रहित निगम होता है। और देखिए बता रहे जो पारदेशी निगम होता है वो एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय निगम होता है जो दुनिया भर में अपना स्थापन स्थल अज्ञात रखते हुए काम करता है, मतलब कि अपना हर एक देश में इसका एक स्थापन होता है और अपना मतलब एक काम करता है ये, क्योंकि एक बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए ये बता रहे जो पारदेशी निगम है उसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं वो भी सुधरे हैं और क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दर्शन है और जो ज्ञान है उसका जो आदान प्रदान है वो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में तीव्रता आई है। बता रहे पारदेशी क्या होता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सुधरे और जो आपके ज्ञान के आदान प्रदान करते हो और जो आप जो चीज़ों का आदान प्रदान करते हो उससे बहुत ज़्यादा तीव्रता वो बहुत ज़्यादा तेज हुआ है। आगे देखिए बोले जबकि जो बहुराष्ट्रीय निगम है वह एक निकाय होता है जो एक से ज़्यादा देशों में अपने स्थापन स्थल को दर्शाते हैं। तो
बोल रहे कि इसका जो विश्व व्यापार है उस पर मजबूत असर होता है। आगे देखिए, आगे बता रहे जो पारदर्शी निकाय है तो उसके पास आर्थिक मजबूती और तकनीकी सुविधाएं होती है और उन्हें कमाई करने की मजबूत रचना आदि माना गया है। आगे देखिए, बुरे जो पारदर्शी जो निगम होता है वो आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख कारण माना जाता है। आगे देखिए, बोले क्योंकि बड़े जो निगमों की जो कुल बिक्री होती है वो कई विकासशील देशों की राष्ट्रीय उत्पादन से भी ज़्यादा है। बोले कि जो बड़े बड़े निगम होते हैं उसकी जो कुल बिक्री होती है और जो विकासशील देश होते हैं उनके पास जो उत्पादन होते हैं उससे भी ज़्यादा उनकी बिक्री होती है जो निगम होते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले 1950 से जो पारदर्शी निगम है उसके विकास से विवाद आरंभ हुए कि उसके जो विकास है उससे बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए। बोले उनमें क्यों बाधाएं उत्पन्न हुई हैं ये बता रहे क्योंकि उनके पास राजनीतिक और आर्थिक शक्ति है और गतिशीलता उनके काम में जटिलता बनाती है कि उसकी जो राजनीतिक आर्थिक शक्ति के कारण क्या होता है कि जो उसकी गतिशीलता होती है काम करने की उसको और ज़्यादा जटिल बना देती है। आगे देखिए, बोले पारदर्शी निगमों की गिनती इस प्रकार से कि 7,000 1970 में थी और 1970 से 1995 में 40,000 तक पहुंच गई। ये बता रहे कि 1970 में तो 7,000 थी और 1995 में 40,000 हो गई। आगे देखिए, बोले इसकी राजनीतिक और आर्थिक तकनीकों के जो प्रभुत्व है उसको देखने से हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पर्यावरण संकटों में इसका प्रमुख हाथ है। क्योंकि देखिए जब इसके पास इतनी ज़्यादा राजनीतिक आर्थिक शक्ति है और जब इतनी ज़्यादा कंपनी इतनी ज़्यादा निगम है तो जाहिर सी बात है इसने पर्यावरण को जो दूषित करना है उसमें इसका कितना बड़ा हाथ होगा। आगे देखिए, और बता रहे दूसरी तरफ इसने क्या किया है, जो विकासित और विकासशील देश है उसके विकास में इसने सकारात्मक काम किया है। देखिए एक तरफ तो ये पर्यावरण को दूषित कर रहा है, खराब कर रहा है और दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है कि विकास में अपना सकारात्मक काम कर रहा है। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं कि इनकी आवश्यकता हुई कि सभी जो व्यापार प्राकृतिक व्यापार कर लेने के लिए प्रभावी दिशा निर्देशित बनाना ज़रूरी है। बोल रहे कि जो प्रभावी दिशा निर्देशित होते हैं वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, बोल रहे कि इसका परिणाम फिर क्या हुआ कि कॉर्पोरेट आचरण के लिए प्रभावी दिशा निर्देशित दिए गए जिसके अनुसार विकसित देशों ने बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय दृष्टिकोण में योग्यता देखते हुए उनके व्यवहार के लिए नियम और कानून को औपचारिकता दी। जो नियम कानून है उसको औपचारिकता देते हुए उसको लागू किया कि इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे दिशा निर्देशक बनाए विकसित देशों के लिए ताकि उनका नियम कानूनों का पालन किया जा सके और उनको औपचारिक रूप से मतलब कि लागू किया जा सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका। देखिए बता रहे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, इसको हम बोलते हैं IFIS। पूरे इसका विश्व व्यापार और वैश्वीकरण में मुख्य योगदान रहा है। बुरे जो IFI है यह एक प्रकार के वित्तीय संस्था है जो पैसा देती है, वित्तीय संस्था है जिसका निर्माण एक से अधिक देशों में किया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नीचे आती है, मतलब कि ये जो संस्था ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नीचे आती है। आगे देखिए, कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था है इसमें दो मौलिक परिवर्तन आए हैं। पहला तो यह है कि जो वैश्वीकरण और जो विदेशी व्यापार होता है उसके जो निजी मुद्रा आर्थिक विकास होता है उसमें पहले से ज़्यादा मजबूती है। ये कहने का मतलब है कि जो वैश्वीकरण के तौर पे जो व्यापार होता है, जो मुद्रा होती है और जो आर्थिक विकास होता है उसमें पहले से ज़्यादा मजबूती आई है। आगे देखिए, बुरे इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि निजी क्षेत्र और निजी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय का आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक विकास है उसका प्रमुख योगदान है। आगे देखिए, बुरे इसका जो IFI की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह भूमिका है कि जो मानवतावादी कानून और जो कार्यान्वयन है इसमें योगदान देती है, कि जो मानवतावादी कानून होते हैं और जो कार्य होते हैं उसमें अपना योगदान देती है। आगे बता रहे हैं कि जो वित्तीय संस्था है कई देशों के द्वारा एकत्रित होकर भी बनाई गई है, मतलब कि कई देशों के द्वारा मिलकर ये संस्था बनाई गई है। और बोरे परंतु कुछ देशों में दो ही देश मिलकर ये संस्था बनाते हैं, मतलब कि कुछ देशों में तो बहुत सारे देश मिलकर ये संस्था को बनाते हैं और कुछ देशों में दो देश मिलकर ही इस संस्था को बनाते हैं। आगे देखिए, और इनमें से कई बहुपक्षीय विकास बैंक हैं। आगे देखिए,
ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों और प्रवर्तन और कार्यान्वयन में मदद करता है। कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ये सब चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय मानववादी में, और जो कानून होते हैं उसमें ये मदद करता है। आगे देखिए, ये बोल रहे कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ये स्थानीय या फिर समुदायों के जो वित्तीय संबंधित परियोजना होती हैं उसमें विश्व बैंक समूह और निर्यात ऋण एजेंसियों द्वारा मदद करता है। कि किस प्रकार से मदद करता है, कि जो विश्व बैंक होते हैं उससे जो निर्यात करते हैं, ऋण लेते हैं, उनके द्वारा ये मदद करता है, एजेंसियों द्वारा। आगे देखिए, बता रहे हैं जो विश्व बैंक और जो क्षेत्रीय IFI ने जो आर्थिक मैक्रो होता है उसमें स्थिरता और टैक्स कानून व क्षेत्रीय सुधार की नीति लाई है, और ये कार्य करते हैं। मतलब कि क्षेत्रीय जो सुधार होते हैं और जो नीतियाँ होती हैं ये सब ये लाते हैं टैक्स और माइक्रो द्वारा। और ये बता रहे हैं कि विश्व व्यापार जो संगठन है उसका सकारात्मक प्रस्तावों ने भी मौका दिया है। मतलब कि जो प्रस्ताव होते हैं सकारात्मक उसमें भी मौका दिया है। आगे बता रहे हैं कि इस चीज़ पे जोर देते हैं कि जो विकासशील देश होते हैं वो विश्व व्यापार संगठन में अपना बातचीत करना उनको आना चाहिए। कि विश्व व्यापार संगठन जो होता है उसमें विकासशील देशों को भी बातचीत करना चाहिए, इस चीज़ पे वो जोर देते हैं। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है लचीले उत्पादन और श्रम और पर्यावरण पर प्रभाव। ये बता रहे इसमें कि गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्पादन है और जो इसके मतलब कि जो उत्पादन हो रहा है वो ज़्यादा अच्छे से हो, उसके लिए एक व्यापक सतह पैदा कर दी है जिसमें कि पारदेशीय निगम और बहुराष्ट्रीय निगमों की इसमें भूमिका रही है। कि जो आप जो उत्पादन करते हैं और जो व्यापार करते हैं उसको और ज़्यादा मजबूती कैसे मिले, तो जो पारदेशीय निगम है और जो बहुराष्ट्रीय निगम है उसकी भूमिका इसमें रही है। आगे देखिए, जो विकासशील देश हैं वे आर्थिक विकास और उन्नति पर जोर देते हैं और हमेशा सामना तथा नौकरी के लचीले उत्पादनों की खोज में रहते हैं। मतलब इसमें बेचारे जो विकासशील देश होते हैं वो चाहते हैं कि आर्थिक विकास जल्द से जल्द हो, उन्नति हो, और हमें हमेशा जो सामान है और जो नौकरी होती है उसके लचीले उत्पादन की खोज में रहते हैं। कि कैसे हमें नौकरी और सामान उपलब्ध हो सके एकदम लचीले, मतलब कि ईजी वे में। आगे देखिए, ये बोल रहे हैं कि पर्यावरण कानूनों में भेदभाव और पारदेशीय निगमों की जो भूमिका है वो पर्यावरण की समस्या को बढ़ा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो पर्यावरण होते हैं उसके कानून में भेदभाव होते हैं, और क्या होता है कि जो पारदेशी कंपनियां होती हैं, निगम जो है, ये पर्यावरण की जो समस्या उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। पूरे इस मुद्दे को पहले ही जो UNCED है उसमें 21 एजेंडों में उठाया गया है कि जो पारदेशी निगम है किस प्रकार से पर्यावरण की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इस मुद्दे को पहले 21 एजेंडे में उठाया था। और बोले जैसे कि निगम बड़े और बहुराष्ट्रीय होते जाते हैं तो उनका प्रभाव और अधिकार भी बढ़ता जाता है। जैसे कि निगम जितने बड़े होंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जितनी बड़ी होती जाएंगी, उनके अधिकार और उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जाएगा, है ना। आगे देखिए, बुरे 20 सालों से जो पारदेशी निगम है उसकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि विकासशील देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है। और बार बार ये चिंता का विषय बन गई है कि जो पारदेशी निगम है वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। कि ये जो पारदेशी निगम है सरकार के अब नियंत्रण में नहीं है। आगे देखिए, और बोलेंगे कानूनी एवं नैतिकता वैक्यूम में कार्य करते हैं जहाँ पे व्यक्तिवाद मुक्त होता है। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, जिसको TNC बोलते हैं गतिविधियों को बढ़ावा देने के नैतिक और अन्य पहलुओं के बारे में लंबे समय से आयोजित चिंताओं के बावजूद भी बोले कि बहुत लंबे समय से इस चिंता, मतलब कि जो ये चिंता होती है बन रही है और लंबे समय से इस पर बातचीत भी हो रही है, तब भी क्या हो रहा है कि जो विकसित देश होते हैं वो अपने कानूनों द्वारा क्या करते हैं, जो विकासशील देश होते हैं उनको उनके मानक के अनुसार भी सामान बनाने से रोकते हैं। कि देखिए विकासशील देशों को पता है कि हमारे यहाँ कैसे पर्यावरण है, कैसी सब चीज़ें, तो अपने मानक के अनुसार, मानक मतलब उनको देखते हुए अपने सामानों को बनाते हैं। परंतु जो विकासित देश होते हैं वो क्या करते हैं, उनको रोकते हैं, और जबकि उनको सब चीज़ पता है तब भी वो उनको रोकते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि इस बात पे बहुत लंबे समय से बहस चल रही है और आयोजित भी हुआ है बहुत बार, उसके बावजूद भी ये सब प्रॉब्लम अभी भी आ रही हैं। आगे देखिए,
बुरे अधिक उत्पादन और मानव द्वारा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कि इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है जिससे कि जो पर्यावरण है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बता रहे जो पर्यावरण के जो गिरावट है संसाधनों से बहुत अधिक हुई है, कि जो पर्यावरण की जो संसाधन है उसमें भी गिरावट आई है। और आगे बता रहे हैं वो बोले जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं, व्यापार संबंधित जो पर्यावरण मुद्दे हैं वो विकासशील देशों में ज़्यादा हैं और ये चुनौती का एक चुनौती के रूप में उन लोगों के सामने हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी चिंता। ये बता रहे हैं जो प्रौद्योगिकी है विनिर्माण उत्पादन अनुप्रयोगों के ज्ञान का एक व्यवस्थित ज्ञान के रूप में और सेवा एवं विशेषता के रूप के लिए परिभाषित किया जा सकता है। बोल रहे हैं कि जो तकनीकी है इसका परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि ये प्रौद्योगिकी विनिर्माण और जो आपका ज्ञान है इन सबसे संबंधित है, जो सेवाएं देती हैं हमें, है ना। तो इन सबको हम तकनीकी की परिभाषा दे सकते हैं। बोल रहे हैं इस तकनीकी की प्रगति के कारण ही विश्व औद्योगिक संरचनात्मक परिवर्तन आया है। बोल रहे इस तकनीकी के कारण ही इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है उद्योगिक में और जो आपका व्यापार है इन सब चीज़ों में। और बोल तकनीकी के द्वारा डिज़ाइन उत्पादन और चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कि बोले तकनीकी के कारण जो डिज़ाइन होते हैं अलग अलग तरह के और जो उत्पादन और जो चीज़ें इसका प्रयोग किया जाता है। बोले ये मशीन व उनकी प्रक्रियाओं के बारे में भी बताता है। ये बोलते हैं कि जो तकनीकी है ये मशीन और उनकी जो प्रक्रिया होती हैं उसके बारे में बताते हैं। आगे देखिए बता रहे तकनीकी का इस्तेमाल महंगा होता है। बोले तकनीकी का जो आप इस्तेमाल करते हैं ये महंगा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है पूरा हर देश के अपने एक मानक होते हैं। मानक मतलब उनको पता होता है कि पर्यावरण उसके देश में कैसा है और वो उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से कार्य करें। तो ये हर देश के अपने एक मानक होते हैं और ये ध्यान में रख के ही तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। हर देश को पता होता है कि हम तकनीकी का यूज़ करेंगे तो संसाधनों को नुकसान पहुँचेगा या फिर नहीं पहुँचेगा, उनको पता होता है। बोले तकनीकों का इस्तेमाल करना, बोले जो संसाधनों का निकलना व इस्तेमाल करना पर्यावरण पे कुछ तरीके के नकारात्मक और कुछ तरीके के सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। बोले जो संसाधन होते हैं, जो तकनीकी के संसाधन होते हैं उसका जब निकालना होता है तो उनको पता रहता है कि इसके नकारात्मक और सकारात्मक किस प्रकार से हमारे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेंगे। आगे देखिए सॉरी वो जो मैंने अभी पढ़ा है ये आपका सेकंड पॉइंट है। पहले है पर्यावरणीय मानक। पर्यावरणीय मानक क्या होते हैं पहले हम ये जानते हैं, फिर वो मैंने उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ दिया। तो बोले पर्यावरण मानक बुरे वैश्वीकरण का पर्यावरण पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक जो परिणाम होता है या फिर जो प्रभाव पड़ता है उसको पर्यावरण मानकों के गुणवत्ता की स्थिति का पालन करते हुए एक विशेष पर्यावरण घटक और समारोह के रूप में देखा जाता है और बोरे एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बोरे कि पर्यावरण मानक का काम क्या होता है कि वैश्वीकरण के कारण जो नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रभाव पड़ते हैं उसके पर्यावरण मानकों के द्वारा इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है, आप ये समझ सकते हैं। और बोरे कि उसके पर्यावरण के घटक और एक समारोह का वो रूपरेखा मतलब कि तैयार की जाती है और इसको एक सेट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि हर देश में अलग अलग मानक होते हैं, हर देश के अपने अलग मानक होते हैं, मैंने जो भी आपको समझा था ये इसके बाद आना था। और बोरे यह ध्यान में रखते हुए तकनीकियों का प्रयोग करना चाहिए। हर देश को पता होता है कि उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ेंगे संसाधनों के। तो हर संसाधन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, तो इसलिए जो तकनीकी होती है उसका यूज़ देख के करना चाहिए कि आपके देश में उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। आगे देखिए 1972 में राष्ट्रीय संघ ने पहली बार मानकीय पर्यावरण के सम्मेलन में पर्यावरण समस्या को उठाया था। पूरे 1971 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो मानवीय पर्यावरण है उस सम्मेलन में जो पर्यावरण की समस्या उसको उठाया गया था। और बोले जो ब्रूडलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी आवर फ्यूचर आवर कॉमन फ्यूचर, बोले 1987 में दीर्घकालीन विकास का मुद्दा उठाया और राजनीतिक बदलाव पर जोर दिया। बोले 1987 में पहली बार इस मुद्दे को उठाया गया था कि और इस पे जोर दिया गया था कि राजनीतिक बदलाव किया जाए और पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे पर्यावरण संरक्षण के लिए जो दीर्घकालीन विकास होते हैं और जो आर्थिक विकास होते हैं ये प्रमुख थे। पूरे बहुत से देशों ने पर्यावरण को पाने के लिए मतलब स्वच्छ पर्यावरण को पाने के लिए पर्यावरण मानक निश्चित किए हुए थे कि जो पर्यावरण मानक होते हैं उसको निश्चित किया हुआ था। पूरे विभिन्न देशों ने विभिन्न मानक बनाए, परंतु जो संयुक्त राष्ट्र है वो सबके लिए एक जैसे मानक की बात करता है। परंतु यह
सहमति नहीं है, क्योंकि देखिए सब देश में एक जैसे मानक यूज़ किए जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक देश की अलग अलग कंडीशन होती है, हर एक देश अलग अलग होता है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक हो यही समाप्त होता है। और देखिए इसी टॉपिक जो आज मैंने आपको चैप्टर गया है, इसी में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और जो पढ़ते टाइम मैं आपको बता रही थी कि उत्तरी दक्षिणी विभाजन और जो वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका प्रभाव कैसा पड़ा पर्यावरण पे, इस प्रकार का कुछ था। तो देखिए आई होप आपने वीडियो अंत तक देखी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और देखिए मैं ना अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ला रही हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जल्द से जल्द पढ़ सके और अच्छे मार्क्स भी ला सकें, क्योंकि सारे चैप्टर आपके एग्ज़ाम तक कवर हो जाए, अच्छी बात अगर हो जाएंगे तो, परंतु अगर रह जाते कुछ चैप्टर या कुछ भी है तो कम से कम आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आप अपने सारे क्वेश्चंस कर पाएँ एग्ज़ाम में। और देखिए अपने एग्ज़ाम पे पूरा फोकस रखिए, लिख लिख के तैयारी कीजिए। और वीडियो अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रही है तो उसको 2-3 बार देखिए, उसको पॉज करके उसके जो आपके नोट जो मैंने बनाए होते हैं वो उसको पढ़ें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।